नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सिंह एवं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूनिक टॉपर पर। और कैसे हैं आप सब मस्त है, मज़े में हो भाई, ठंडी का मज़ा ले रहे हैं आप लोग। चलिए, कल मैंने आप लोग को क्या पढ़ाया था? कल मैंने आप लोग को पढ़ाया था क्या? रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैं बार बार कल लास्ट में बताया था भी आप लोग को कि बेटा इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि जानते हो ये चीज़ हम न्यूमेरिकल में बार बार यूज़ करते हैं। क्या? रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। शायद जिस बच्चे ने वीडियो को देखा होगा तो उसको मज़ा आ गया होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो उस पर फोकस कीजिएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, आज फिर से कर रहा हूँ एक बार, कि जो पिछला लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए आज हम आगे पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे TIR के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है TIR, ध्यान सुनना। आज हम TIR के बारे में पढ़ेंगे। ये भी कल जो वीडियो मैंने बनाया था रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया से, उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि TIR कितना इंपॉर्टेंट है। मैं कल बताया था कि इम्पोर्टेंट पे ज़्यादा फोकस ना करिए, आप हर लेक्चर को सीरियसली देखिए, क्योंकि पढ़ना हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ो। जिस दिन नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ना शुरू कर दोगे ना, उस दिन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप बेरोज़गार नहीं रहोगे। मैं बार बार बेरोज़गार कहता हूँ क्योंकि लोग नाटक करते हैं तो मुझे अजीब लगता है। मैं सोचता हूँ यार चलिए ठीक है, उस बात पे ना बात करते हैं। तो पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करता, मैं छोड़ भी दिया हूँ इस सब चीज़ों के बारे में बात करना। चलिए आप बात करते हैं TIR के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। TIR क्या होता है मैं आज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। TIR का मतलब होता है बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम में 5 नंबर में एक एप्लीकेशन TIR, मतलब TIR का एप्लीकेशन पूछा जाएगा। TIR क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये सब चीज़ आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। इस बार जो आपका एग्जाम 17 मई को है, इस चीज़ को दिमाग में नोट कर लो, लिख लीजिए। आज TIR के बारे में अच्छे से लिखना, बहुत ही अच्छे से पढ़ना बेटा, बहुत ही अच्छे से। बार बार करो आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ना। ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा बाबू आपको, बहुत ही शानदार तरीके से, कि आपको TIR में मजा आ जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नाम से पता लग रहा होगा चीजें क्या हैं। कुछ चीजें नाम से पता लग जाती हैं कि ये कह क्या रहा है। हिंदी में तो और ज्यादा होता है। किसी चीज को अगर हिंदी में आप लोग ट्रांसलेट कर पढ़ते हैं तो पता लग जाता है वाकई में चीजें कह क्या रही हैं। थोड़ा इंग्लिश में चीजें अलग हो जाती हैं, और हिंदी में अगर इसे कहें पूर्ण आंतरिक क्या अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक अपवर्तन। अभी मैं समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे कि पूर्ण आंतरिक अपवर्तन का क्या मतलब है। सॉरी, परावर्तन। अपवर्तन को रिफ्रैक्शन कहते हैं, ये रिफ्लेक्शन है तो इसको कहेंगे परावर्तन। रिफ्रैक्शन में होता है अपवर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हिंदी की बात छोड़ते हैं, वी आर इन द इंग्लिश मीडियम। हिंदी के बारे में कई बात किया जाएगा अच्छे से। चलिए ध्यान सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ इसके पहले, इसके बाद मैं आपको डिफिनेशन भी लिखा दूंगा। पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, पूरा फोकस कीजिए। ये आप मान लीजिए कोई इंटरफेस है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बहुत अच्छा। आपको सुनते रहिए, एक एक टर्म को, एक एक वर्ड को रट जाएगा। विश्वास कीजिए, आपको इसी वीडियो में TIR रट जाएगा, वाकई में TIR होता क्या है। चलिए मान लीजिए आपका एक इंटरफेस है, ठीक। हाँ बेटा, इस चीज की एक चीज को ध्यान दीजिए कि TIR में हमेशा रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। कहां से? ये पहली कंडीशन क्या है कि इन द केस ऑफ TIR टोटल इंटर रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हमेशा ध्यान देंगे कि हमेशा रे ऑफ लाइट कहां से कहां ट्रेवल करनी चाहिए? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। क्यों? उसका भी कारण है, अभी बताता हूं, ध्यान सुनिए। अच्छा, मान लीजिए रे ऑफ लाइट, ये आपका मान लीजिए रेयर मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम, ठीक। ये आपका डेंसर मीडियम, एक आपका रेयर मीडियम हो गया, एक आपका डेंसर मीडियम हो गया। ये आपकी रे ऑफ लाइट जा रही है, मान लीजिए नॉर्मली गई, ठीक। हम बताए थे आप लोग को, अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मल पास होती है तो उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, जिस एंगल से आती है उसी एंगल से चली जाती है, उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों 0 डिग्री होगा, ठीक। ये नॉर्मली मैंने पास कर दिया। चलिए हम थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस, केवल बातों को सुनिए ध्यान से, बस बातें बिल्कुल ना करिए, बातों को सुनिए। मैंने क्या कहा
एक आपका इंटरफेस है, ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। पहले बताया मैंने क्या कि रे ऑफ लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। ठीक, मैंने एक रे ऑफ लाइट नॉर्मल ले गया, हम जानते हैं देखिए सब नॉर्मल इंसिडेंस, एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ आर 0 होता है। चलिए हम कुछ एंगल से ले जाते हैं, कुछ एंगल बनाते हैं। ये आपका नॉर्मल है बेटा, आप जानते हैं हमेशा ध्यान दीजिएगा बच्चे क्या करते हैं, इंटरफेस और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच एंगल बना देते हैं। क्या, इंटरफेस और इंसिडेंट रे के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस बना देते हैं। लेकिन बेटा हमेशा एंगल, ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, हमेशा एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनता है। बच्चे जल्दी जल्दीबाजी में क्या करते हैं, तो ये इंटरफेस है जो दो मीडियम को अलग कर रहा है, उसके बीच एंगल ला देते हैं। ऐसा गलती न करिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, जहां गलती होने की संभावना होगी हम उसको फोकस करते रहेंगे, उस पर बात करते रहेंगे। ठीक है, चलिए ये एंगल आई हो गया। अब आप जानते हैं कि अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में कोई रे ऑफ लाइट जाती है, मैंने बहुत ही अच्छे से बताया कि हाँ, रिफ्रैक्शन नाम के चैप्टर में आप सर्च करिएगा, रिफ्रैक्शन बाय संदीप सिंह, वहां आपको मिल जाएगा। हमने बताया था क्या, अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल से दूर हो गई। चलिए कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस था, अब हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ा रहे हैं तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और बढ़ेगा। ये आपका नॉर्मल हो गया बेटे। बातों को सुनिए, अभी हम रिजल्ट पा जाएंगे, हम क्या बताना चाहते हैं आपको। ये और बढ़ गया आपका, मतलब सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ गया। ठीक है, चलिए मान लीजिए हम एक केस ऐसा आता है बेटे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो जाता है जो आपका ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता क्या कह रहा हूं, एक केस ऐसा एंगल इंसिडेंस बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ना वो 90 डिग्री हो जाएगा। ध्यान सुनिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले मैंने नॉर्मल इंसिडेंस लग गया, ठीक, तो एंगल ऑफ आई एंगल आर 0 था। इसके बाद मैंने क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ा। ठीक है, इसके बाद मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और बढ़ गया। ठीक है, तो एक केस ऐसा आ गया, एक कंडीशन ऐसी आ गई, वहां एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो गया। ध्यान सुनिएगा, मेरे वर्ड को फोकस कीजिएगा, मेरे वर्ड को सुनिएगा। एक केस ऐसा आया जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो गया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपकी 90 डिग्री बन गई। क्या कह रहा हूं, एक केस ऐसा आया वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ज्यादा हो गया कि उस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो गई। ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को जिसमें आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए उसको कहते हैं क्या, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। समझ में आया, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। एक केस ऐसा आएगा, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कर रहे हैं, धीमे धीमे बढ़ा रहे हैं। जब हम धीमे धीमे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की मात्रा इतनी हो जाएगी कि उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहते हैं, सॉरी, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। नोट कर लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप क्रिटिकल एंगल नोट करिए, पहले आप क्रिटिकल एंगल नोट करिए, मैं लिखा देता हूं, इसके बाद फिर इस फिगर पाता हूं। पहले आप मेरे साथ क्रिटिकल एंगल नोट करिए क्या होता है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, बिल्कुल पूछेगा। नोट करिए क्रिटिकल एंगल, सब बच्चे नोट करें क्रिटिकल एंगल। लिखिए मेरे साथ, लिखिए, मैंने क्या बताया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पे, इन द डेंसर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम for which angle of reflection, क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्शन कर रहा हूं, रिफ्रैक्शन अपवर्तन हिंदी में कहते हैं। फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री is called critical angle, is called
critical angle and is denoted by IC। इसको सब बच्चे नोट कर लें, जितने बच्चे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, एंड इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? IC से। चलिए फिर से फिगर पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? यहाँ पे I बराबर क्या हो गया? IC के बराबर हो गया। इस केस में I बराबर मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, तभी आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। चलिए अब इसके आगे ध्यान दीजिएगा, इसके आगे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग बढ़ाते हैं, अगर इसके आगे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं, फिगर को थोड़ा सही बनाइएगा, इसके अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तो आपकी रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। यही होता है क्या? इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस से अगर एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, जो आप क्रिटिकल एंगल है, अगर उससे ज्यादा आप अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को ले जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में रे ऑफ लाइट आपकी उसी मीडियम में, किस मीडियम में? डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगी। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूरी तरह से रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटे? उसी पूरे प्रोसेस कहते हैं क्या? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यही आपका क्या है बेटे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यही प्रोसेस है। इतना अच्छा बता रहा हूं, शायद कोई बताएगा, इसलिए ध्यान सुन लीजिए। फिर से एक बार बता देता हूं। हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस को नॉर्मल इंसिडेंस समझाने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को नॉर्मल लिया, कोई एंगल नहीं, कोई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं। इसके बाद हम धीरे धीरे क्या किए? एंगल ऑफ इंसिडेंस को धीमे धीमे बढ़ाते गए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ता गया। बेटा एक केस ऐसा आया कि उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ऐसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हमने क्या कहा? क्रिटिकल एंगल। क्या? ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उसको क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इस चीज को दिमाग में भर लो, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है। इसलिए बार बार बताता हूं, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? किसी बच्चे को दिक्कत यहां तक बेटे? I लेस देन IC था, क्रिटिकल एंगल्स कम था, यहाँ I बराबर IC हो गया, और यहाँ क्या हो गया? I ग्रेटर देन IC। अब जब भी बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, मतलब क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल ज्यादा हो जाए तो रे ऑफ लाइट दोबारा उसी मीडियम में वापस आ जाती है। इसी पूरे प्रोसेस को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। समझ में आया हर बच्चे को? एक एक बच्चा चाहे कमजोर बच्चा हो चाहे वो बहुत तेज बच्चा हो, एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ इसीलिए खड़े हैं, इसीलिए पढ़ा रहे हैं, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य है कि पूरे भारतवर्ष में कोई बच्चा पैसे की वजह से, किसी वजह से शिक्षा को न प्राप्त कर, ऐसा न हो। मैं नहीं चाहता। और एक दिन ऐसा आएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको शिक्षा फ्री में मिलेगी। ये हमारी गारंटी है। अपनी तरह से पूरी कोशिश करूंगा। एक दिन ऐसा आएगा पूरे इंडिया में शिक्षा फ्री में दिया जाएगा सबको, ठीक है? और इस पे मैं काम करूंगा भी आगे चल के। तो इस पे किसी बच्चों को समझ में आ जाए, हर बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ गया कि TIR होता क्या है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ठीक है? चलिए यहाँ तक समझ में आ जाए। अब आप लोग लिख लीजिए क्या? TIR, लहड़ी लगाइए TIR, मैं लिख देता हूँ TIR। चलिए TIR का डिफिनीशन लिख लीजिए। कुछ बच्चे होते हैं उनको डिफिनीशन ही चाहिए होता है, उनको कोई मतलब नहीं है। तो हम हर बच्चों के लिए हैं, जिनको डिफिनीशन चाहिए वो डिफिनीशन नोट कर लें, जो अच्छे समझ गए हो अच्छे से समझ के एग्जाम में डिफिनीशन लिख सकते हैं, कोई उसमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कुछ बच्चे होते हैं बेटा ऐसे कि उनको लिखा लिखा मिल जाए, वो पढ़ लें, एग्जाम दे दे, पास हो जाए, फिर बाद में चिल्लाएंगे हम बेरोजगार हैं। चलिए लिखिए TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन। चलिए देखिए, द फेनामेना, ऐसा फेनामेना, ऐसा परिघटना जिसको हिंदी में कहते हैं, द फेनामेनन in which angle of incidence greater than critical angle the phenomenon in which angle of incidence is greater than critical angle, कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है? डेंसर टू रेयर मीडियम, ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, क्या कह रहा हूं बेटा मैं? ऐसा फेनोमेना जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल्स हो जाए, और क्या नाम है, ट्रेवलिंग कहां से ट्रेवल कर रहा है? डेंसर टू रेयर मीडियम से, इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक, मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो गया क्या होगा? टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम। इस यहाँ टोटली लिख लीजिए, यहाँ पे ये यहाँ पे लिख लीजिए टोटली, मतलब पूरी तरह से, टोटली रिफ्लेक्टेड बैक। आप लोग अपने भी लैंग्वेज में डिफरेंस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। आपको जिस तरीके से मैंने समझाया भी उस लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, केवल आपको क्या ध्यान रखना है बेटे, देखिए किसी भी चीज को रट्टा ना करिए, खासकर मेरी क्लास में। आप लोग मेरी क्लास में, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, फिजिक्स को समझने की कोशिश करूँ। मैं इस दावे के साथ कर सकता हूँ, अगर आपने फिजिक्स समझने की कोशिश की तभी आपका कल्याण संभव है। बेटा रट के कोई भी नंबर अच्छा पा सकता है, 95% पा सकता है, 98% पा सकता है, मैं जानता हूँ, लेकिन वाकई में अगर आप आगे चल के कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कहीं भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो पहली बात तो आप जिस टॉपिक पढ़ते हैं उसमें डीपली अपने अंदर ऐसा बनाइए कि आप उस टॉपिक को डीप में पढ़ें, ठीक है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। सोते वक्त भी याद आएगा TIR होता क्या है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम वेरी सीरियस। सोते वक्त भी याद आएगा TIR होता क्या है, लेकिन कब? जब डीपली पढ़ेंगे। एग्जाम के 2 दिन पहले रट के चले जाएंगे तो कभी नहीं होगा। हाँ मैं मानता हूँ आप 98% पा गया, बहुत ही डिलीजेंट स्टूडेंट हैं, बहुत मेहनती हैं, लेकिन मेहनती जरूरी है, आप मेहनती बनिए, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा कुछ चीज़ें होती हैं, हर चीज़ मेहनत ही नहीं काम आता। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, बट एग्जाम के 2 दिन का मेहनत कोई मतलब नहीं है। ऐसा मेहनत करिए कि उसका आगे कुछ आपको अच्छा फ्रूट मिले, अच्छा कुछ, फ्रूटलेस मेहनत ना करिए जिसका कोई फल ही ना मिले, ठीक है। कहने की मतलब मेरा यह है कि एग्जाम के पहले ही पढ़ाई बच्चे पढ़ते हैं। मैं कहना यह चाहता हूँ कि जब से क्लास स्टार्ट होती है तभी से आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, अगर आप किसी टॉपिक को डीप पढ़ना चाहते हैं। चलिए लेक्चर कम बातें ज़्यादा, मतलब बातें कम लेक्चर ज़्यादा। चलिए क्या मैंने बताया? द फेनोमेना इन विच एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू, यहाँ कामा लगा दीजिएगा क्योंकि बातें अलग हो गई। कहाँ? ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेडियल मीडियम इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक, कहाँ पे? टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, इनटू द, मतलब उसी मीडियम में जहां जिस मीडियम से गई थी, डेंसर से रेयर गई थी, तो टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, इनटू द डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम is called total internal reflection, is called total internal reflection, internal reflection। यहाँ तक सभी नोट कर लिया? यहाँ तक हर बच्चे ने नोट कर लिया? मैं आगे चलूँ? अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ TIR। कभी कभी पूछा जाता है 2 नंबर में, व्हाट इज द नेसेसरी, मतलब क्या 2 कंडीशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कुछ याद करना बेटा है, जो नेसेसरी कंडीशन बताया हूं अगर उसको आप पढ़ लेंगे तो डिफिनेशन बना सकते हैं। चलिए नोट करिए, उसको नोट करिए, हेडिंग लगाइए।
हेडिंग लगाइए, नेसेसरी कंडीशन फॉर टीआईआर, नेसेसरी कंडीशन फॉर टीआईआर मतलब टोटल इंटरनल, ध्यान दीजिएगा बेटा, टीआईआर मतलब क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर टीआईआर। चलिए नोट करिए, पहला कंडीशन क्या मैंने बताया, अभी मैंने बताया शुरुआत में क्या, कि हमेशा द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। पहला कंडीशन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, must be greater than the angle of incidence must be greater than critical angle। जब क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा तभी आपकी टीआईआर की कंडीशन फुलफिल होगी, तभी आपका टीआईआर होगा। ठीक है, क्रिटिकल एंगल ये आपकी पहली कंडीशन होगी, क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक, और दूसरा क्या है, दूसरा है कि द रे ऑफ लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। या आप इसको पहले लिख लिए होते ज़्यादा अच्छा लगता है, चाहे जैसे लिखिए, क्योंकि पहले डेंसर टू रेयर में जाएगी, ये पहली प्रोसेस है, इसके बाद आपका ये कंडीशन आता है कि इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, लेकिन आप चाहे जैसे लिखें कोई दिक्कत नहीं है। द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट मस्ट बी ट्रेवल, must be travel from denser to rarer medium, from, हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा आपकी रे ऑफ लाइट कहाँ से ट्रेवल होगी, डेंसर टू रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। चलिए ये दो कंडीशन नोट कर लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं अभी कह रहा था बताने के लिए आप लोग को कि डेंसर से रेयर में क्यों, ध्यान से देखिए, हाँ ध्यान से देखिए, इसलिए बेटा क्योंकि अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी, आप जानते हैं जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाती है तो नॉर्मल से दूर जाती है। अच्छा बताइए, जब हम डेंसर से रेयर में जाएंगे नॉर्मल से दूर जाएगी तभी तो यहाँ नीचे आएगी, अगर नॉर्मल के पास जाएगी तो ऊपर चली जाएगी, इसीलिए डेंसर से रेयर में, क्योंकि तभी आपकी रे ऑफ लाइट इंटरनल रिफ्लेक्ट होगी। चलिए अभी मैं एप्लीकेशन बताऊंगा, वहां भी इसका आएगा, मैं भी मिराज फार्मेशन बताऊंगा, मरीजका का सिद्धांत और ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताऊंगा, डायमंड के बारे में बताऊंगा, तो वहां भी आप समझेंगे क्यों हम लोग डेंसर से रेयर में कहते हैं, वो चीज़ें तब ज़्यादा क्लियर होगा आप लोग को। ये तो ऐसे ही आपको समझने के लिए बता दिया कि ये रे ऑफ लाइट इंटरनली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी अगर इधर जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है, चलिए इसको समझते रहेगा। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया क्या, टीआईआर। मैंने बताया टीआईआर होता क्या है, इसके बाद मैंने सबसे पहले बताया क्रिटिकल एंगल क्या है, ठीक, इसके बाद मैंने बताया टीआईआर क्या है, इसके बाद मैंने बताया कंडीशन क्या है। बहुत ही ये कम से कम 2.5 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही, एक क्वेश्चन भी दे देगा। मैं बताता हूँ, एक रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्रिटिकल एंगल में, उसको डिराइव कराऊंगा तो उस पर एक बेस्ट न्यूमेरिकल और टीआईआर 5 नंबर में और एक एप्लीकेशन। ठीक है, ये चीज़ पूछा जाता है बच्चे, इस पर बहुत फोकस रखिएगा, बहुत ही क्लियर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो बच्चे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं मैं उनके लिए बता देता हूँ बेटा, आप इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आप इसको पढ़ के जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं, अब हम बेटा पढ़ेंगे क्या, अब पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इस पे बेस्ड 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल हर साल पूछा जाता है, तो ध्यान सुनेगा। पहले मैं इसको डिराइव कराऊंगा कैसे फार्मूला आया आपका, इसके बाद उस फार्मूले पे न्यूमेरिकल भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए आप लोग, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चलिए नोट करिए मेरे साथ,
देखिए सबसे पहले स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे। मैंने क्या कहा था जब मैं स्नेल्स लॉ आपको पढ़ा रहा था बच्चे, जब बाबू मैं स्नेल्स लॉ आपको पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया था बेटा इसको अच्छे से पढ़ लो, भैया बाबू इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसका हम बार बार यूज़ करेंगे। ना पढ़े हो तभी कुछ गया नहीं, जाके पिछला वीडियो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय संदीप सिंह इस नाम से है, यूनिक टॉपर पे है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख लो एक बार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में स्नेल्स लॉ होता क्या है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ आप आइए, क्योंकि स्नेल्स लॉ का बार बार यूज है बेटा, बार बार मगर स्नेल्स लॉ का यूज आप लोग को हर टॉपिक में अगर रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ यूज करना पड़ेगा जहाँ पे रिफ्रैक्शन कंडीशन आती है। चलिए अच्छा बताइए, फिगर पे जाते हैं। फिगर क्या था, यही तो फिगर था, क्या फिगर था देख लीजिए यहाँ से, रे ऑफ लाइट कहाँ से डेंसर से रेयर में जा रही थी। ठीक है, एक कंडीशन आ जाए यहाँ पे हो गए, इसके बाद रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये आपका डेंसर मीडियम था, सॉरी ये आपका रेयर मीडियम, ये आपका रेयर, ये आपका डेंसर मीडियम था। ठीक है, ये फर्स्ट मीडियम था, ये आपका सेकंड मीडियम था। यहाँ स्नेल्स लॉ लगाइए, कैसे लगेगा, क्या हो जाएगा, ये क्या था बेटा, ये नॉर्मल मान लीजिए आई था यहाँ पे, यहाँ आर था, यहाँ देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में था और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में था, तो कैसे लगेगा, साइन आई अपान, ऐसे लिखिए यूजिंग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, हेडिंग लगा लीजिए रेड पेन से, यूजिंग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर, कहाँ से गया है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में साइन आई, और डेंसर मीडियम में ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, देख लीजिए यहाँ से फिगर पे आप लोग देख लीजिए, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो डेंसर मीडियम में है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में है, तो लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में, मतलब सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में, ध्यान दीजिएगा कहाँ रेयर लाइट जा रही है, सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में, साइन आई अपान साइन आर क्या हो जाएगा, किस मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है बच्चे, फर्स्ट मीडियम में, तो बिना सोचे समझे क्या, द रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, कुछ नहीं सोचना यार, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैं कहता हूँ उस पर बहुत ही फोकस करिए, कभी 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 बहुत अच्छी बातें कह देता हूँ मैं, कभी कभी नहीं हमेशा कहता हूँ, मैं बहुत ही अच्छी बातें बोलता हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्व में उसका बार बार यूज आता है, आप कोई डेरिवेशन करते हैं तो वहाँ अगर किसी चीज़ें आपको भूल रही हैं तो अगर मेरी बातों को आप सुने रहेंगे कि हाँ सर ने ऐसा बताया था कि जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, तो आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी, तो आपको कभी भी डेरिवेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरी क्लास का फंडा है, मैं नहीं चाहता कि मेरी क्लास में कोई बच्चा डेरिवेशन रटे, मैं चाहता हूँ वो समझे और उसको यहीं याद हो जाए, समझ कर याद हो जाए। दिस इज द एम ऑफ टू स्टडी इन दिस क्लास इन दिस इंस्टीट्यूशन, सॉरी टू टीच इन दिस इंस्टीट्यूशन, तो मेरा पढ़ाने का यही उद्देश्य है कि हर बच्चे को डेरिवेशन समझ में आ जाए और यहीं क्लास में बच्चों को याद हो जाए। चलिए डेंसर से रेयर में गया मतलब क्या, टू न्यूएन, मतलब फर्स्ट मीडियम में गया है तो रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। चलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/1 न्यूटन लिख सकते हैं ना, ये तो बार बार बताया भाई, कई बार यूज आ गया, आप नहीं समझो कब समझोगे कि रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ सेकंड मीडियम विद फर्स्ट मीडियम हमेशा रेसिप्रोकल किसके होगा, रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ सेकंड मीडियम विद फर्स्ट मीडियम, रटने की जरूरत नहीं है। चलिए मान लीजिए हम कह लेते हैं इफ आई बराबर आई सी, मतलब क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने क्या ले लिया, क्रिटिकल एंगल के बराबर ले लिए, तो क्या हो जाएगा, आर बराबर 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अभी इतना चिल्ला चिल्ला के बताया हूँ, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होता है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है तो आपका टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यही बात तो मैं कब चिल्ला रहा हूँ यार, इतना तो समझ में आना चाहिए, मुझे लगता है कि अब तो समझ में आना चाहिए। चलिए आप पुट करिए, आई बराबर आई सी रखिए, यहाँ पे ऊपर रखिए, साइन आई सी हो जाएगा, साइन आई सी अपान साइन आर क्या है, आर 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, यहाँ क्या हो जाएगा बेटे, इसको रहने दीजिए ऐसे, टू न्यून ही लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, टू न्यून अभी मैं बताता हूँ आगे, ध्यान सुनते रहिए। अब यहाँ से क्या लिख लेंगे आप, इसको थोड़ा ऊपर करिए, चलिए अब साइन आई सी ये 1 हो जाएगा तो टू न्यून के बराबर हो जाएगा। अब टू न्यून क्या लिख सकते हो,
साइन IC लिख सकते हो क्या, न्यू 1 अपान न्यू 2, ठीक है, न्यू 1 अपान न्यू 2 लिख सकते हो क्या। अगर मान लीजिए जो फर्स्ट मीडियम है, लेट कर लीजिए इफ ये आपका जो फर्स्ट मीडियम है ये आपका एयर है, अगर ये आपका एयर है तो आप जानते हैं, ये मान लीजिए कोई दूसरा मीडियम है, ये आपका एयर मीडियम है, जो फर्स्ट मीडियम है वो आपका एयर है, और आप अच्छी तरह जानते हैं इफ न्यू 1 बराबर, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ कि इफ फर्स्ट मीडियम लिख लीजिए यहाँ पे, इफ फर्स्ट मीडियम इज एयर, लिख देता हूँ, इफ फर्स्ट मीडियम इज एयर। अब आप जानते हैं कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से न्यू 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और न्यू 2 को कोई भी रिफ्रैक्ट आप मीडियम मान लीजिए न्यू 2 को न्यू मान लेते हैं, कुछ भी कोई भी मीडियम हो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ देखिए यहाँ लिखता हूँ, क्या होता है क्या, साइन IC बराबर न्यू 1 है, 1 अपान न्यू, ठीक, ये चीज़ पुट कर दी। अब क्या जाएगा बेटा, न्यू बराबर 1/sin IC। हमेशा ध्यान रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, क्रिटिकल एंगल। तो यही डेरिवेशन है, यही रिलेशन है किसके बीच बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच और किसके बीच, क्रिटिकल एंगल के बीच। समझ में आ जाए, किसी को दिक्कत, हमारे किसी भी बच्चे को, भैया को किसी कोई दिक्कत हो हमें बता दो, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया हूँ कि TIR होता क्या है। मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया बता दे रहा हूँ, कि मैंने बताया कि TIR में क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्योंकि हर साल पूछा जाता है कि क्रिटिकल एंगल क्या है, क्या प्रोसेस है, मैंने नॉर्मल इंसिडेंस से लेकर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, TIR क्या होता है, इसके बाद मैंने बताया कि कंडीशन क्या है, इसके बाद मैंने बताया क्या कि आपका रिलेशन क्या होता है किसके बीच, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच और क्रिटिकल एंगल के बीच। यहाँ से आप समझ लीजिए 3 नंबर फिक्स है, नोट कर लीजिए, बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन बेटा फिक्स है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं नीचे कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें तो अच्छा रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 3 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है, यहाँ से आना है, ठीक है। तो चलिए अब हमें बात करना है एप्लीकेशन के बारे में। फिर कल शाम को आपको 6 बजे इसी टाइम मिलते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ TIR। खूब अच्छे से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, और आपसे बात करते हैं कि बार बार कहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता दीजिए कि वाकई में फिजिक्स का, क्या बताऊं मैं, फिजिक्स का ऐसा कुछ आने वाला है, मैं दे भी रहा हूं आप लोग को, कि आप लोग को वाकई में मज़ा आ जाएगा। एक बार शेयर करें, लोगों को बताइए कि वाकई में फिजिक्स चल रहा है, क्योंकि बड़ा ऐसा फिजिक्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं आप लोग को बेसिक क्लियर कर दूंगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर जो हाई लेवल तक है मैं सब क्लियर करूंगा। केवल आप लोग काम क्या है, कोऑपरेट करें, जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते रहिए और बोर्ड की तैयारी करते रहिए और बच्चों को जोड़ते रहिए, ठीक है। तो बाय बाय, फिर कल मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।